मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में, जहां पर हम आम व्यक्ति आम समाज की बात करते हैं और हमारे मानस में हाल फिलहाल चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जो आमतौर पर बिल्कुल आम समाज से आम वोटरों के मन में है। हम उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं with a disclaimer that I am not associated with any of the media house, either print media or electronic media। यहाँ विशुद्ध एक आम व्यक्ति अपने और आसपास में जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके मानस में क्या है वह यहाँ पर रखता है। तो मित्रों, आज हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, कि जहां पर दो एक ऐसे राजनीतिक छत्र जिनकी तूती बोलती थी, खासतौर पे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में तो बोलती थी, जिस प्रकार से उन्होंने अपने वजूद को बिल्कुल खत्म कर दिया। पार्टी की ही मैं बात करूंगा, क्योंकि राजनेताओं का जो वजूद होता है, अस्तित्व होता है, वह उनकी पार्टियों से होता है और उनके समर्थकों से होता है। कोई भी राजनेता चाहे कितना भी बड़े कद का हो, अनटिल एंड अनलेस उसके अपने सपोर्टर्स मैसिव क्वांटिटी में नहीं हैं और उसकी जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की आइडियोलॉजी है, अगर उसकी एक मास एक्सेप्टेंस नहीं है, तो फिर उसको मैं यूं कहूंगा कि मिट्टी में मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं दो पार्टियों की बात जो करने जा रहा हूं, शायद कि आप समझ भी गए होंगे। कभी एक होती थी शिवसेना, वो आज भी है, परंतु अब आज उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, या कह लीजिए कि पार्टी जिनके हाथ में चली गई है, वे हैं एकनाथ शिंदे जी, जो कि अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी हैं। दूसरे हैं शरद पवार जी, जिनकी अपनी पार्टी एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती थी। और शरद पवार साहब, जो कि भारतीय राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं रहे हैं, वह उस पार्टी के सदैव से मुखिया थे और सर्वे सर्वा थे। ऐसा कह लीजिए कि पार्टी उनके एकाधिकार में होती थी। परंतु दोनों के ही सर्वे सर्वा, देखिए, एक समय था जब शिवसेना स्वर्गीय श्री हिंदू हृदय सम्राट, जिनको मतलब माना जाता था, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे आज भी उनको मानता हूं, हालांकि आज वे इस दुनिया में नहीं है, परंतु फिर भी उनकी आइडियोलॉजी, उनके विचार आज भी मेरे मन मस्तिष्क और मेरे हृदय में उसी प्रकार से बसे हुए हैं वे, जैसे वे पहले जब हमारे साथ होते थे। शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे द्वारा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पार्टी, और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को, मैं कहता हूं कि एटलीस्ट महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सीमेंटेड किया था उन्होंने, जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने अपनी अपनी शैली में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर शिवसेना का वजूद बनाया था, और भाजपा के साथ मिलकर एक लंबे समय तक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वे सक्रिय थे, सरकार बनाई, और उनके रहते ऐसा सदैव था कि ठीक है, बीच में कभी कभार दूसरी पार्टियों ने भी रूल किया। आप ऐसा कीजिए, कांग्रेस ने ही रूल किया, जो उनकी अपोनेंट होती थी, परंतु वे हमेशा बहुत प्रासंगिक रहे, और सत्ता थी या नहीं थी उनके पास, उससे उनको कभी फर्क नहीं पड़ा। उनका वजूद, उनकी पर्सनालिटी हमेशा आम महाराष्ट्रियन कह लीजिए, महाराष्ट्रियंस मराठीज के बीच में बहुत पॉपुलर रही। कालांतर में उनके देहावसान के बाद जिस प्रकार से जब पार्टी की बागडोर उनके पुत्र उद्धव ठाकरे जी ने संभाली, और जो उनकी एक नैसर्गिक एलियंस होती थी भाजपा, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा अंतर कभी नहीं था और ना आज भी है। अब हाँ, ठीक है, अब उद्धव साहब की अपनी अलग आइडियोलॉजी थी, जो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी से काफी मतलब विपरीत दिशा वाली थी, और शायद है कि इसी का तकाजा है कि पार्टी फिर उनके हाथ से निकल गई। पार्टी हाथ से निकली निकली
सिंबल भी चला गया, वह जनाधार भी चला गया जो कभी आदरणीय स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे के रहते हुए शिवसेना का रहता था। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, आज अगर आप सब ने, मैं चूंकि रेलेवेंस है इसलिए मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं। आज एक एक्स पर फॉर्मली ट्विटर के नाम से जो जाना जाता था, उसमें उनकी एक रैली देखी मैंने। वे कहीं पदयात्रा कर रहे थे अपने पुत्र आदित्य ठाकरे जी के साथ, जिसमें आदित्य ठाकरे जी हर हर महादेव का नारा बुलंद कर रहे थे, परंतु उनके पैरेलल ही सीपीआई का झंडा भी चल रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का झंडा भी उसी प्रकार से विद्यमान था। तो इट टेल्स द होल नैरेटिव और पूरी कहानी बयान कर देता है। बाद में उनका कुछ एक मैंने वक्तव्य भी पढ़ा उद्धव ठाकरे जी का, कि जहां वे बता रहे थे कि उनके पास एक वर्ग विशेष के लोग आए, उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया कि साहब हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने प्रश्न भी किया प्रत्युत्तर में कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे का पुत्र हूं और हम हिंदुत्व के ध्वजवाहक रहे हैं, उसके बाद भी आप हमको सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या वो होगा। तो उनके उसमें वह वर्ग विशेष ने उनसे जो उत्तर दिया कि नहीं साहब, आपका जो हिंदुत्व वो हमारे घर में स्टोव जलाता है और जो भाजपा का हिंदुत्व वो हमारा घर जला देता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या कैसी उनकी मानसिक स्थिति है और वो कहां पर अपने जनाधार को ढूंढ रहे हैं। हालांकि एक समय पब्लिक डोमेन में ही उन्होंने अपनी एक बात कही थी कि जहां पर उन्होंने औरंगजेब को अपना भाई समतुल्य बता दिया था, और आज उनकी रैली में हर हर महादेव का नारा भी गूंज रहा था। मतलब जहां जिसका कोई मतलब ऐसा लगता है कि शायद है कि वे अपने कुछ उनको मति भ्रम हो गया है या जैसे भी। अब दूसरी पार्टी की बात करें तो शरद पवार साहब की एनसीपी, जिसको उनके भतीजे अजीत दादा पवार ले उड़े से मतलब ऐसा नहीं कि वे अपनी मर्जी से, बकायदे कोर्ट के जरिए ही, चाहे एनसीपी अजीत दादा पवार के पास गई हो या शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के हाथ में गई हो, यह पूरे एक विधि प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। अब देखिए साहब, अभी हार्डली इट विल टेक सम 90 to 100 डेज की जब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तब इन दोनों पार्टियों के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि अब देखिए, शरद पवार साहब उम्र के उस पड़ाव में है कि आनन फानन में कोई पार्टी बनाकर उसका कैडर खड़ा कर सकें और प्रभावी रूप से अपना वह जलवा फिर से बरकरार रख सके इस लोकसभा चुनाव में। अभी फिलहाल मुझे तो नजर नहीं आता। फिर कुछ एक करिश्माई कुछ ऐसा वे कर जाएं क्योंकि वे राजनीति के पुरोधा हैं, तो एक अलग बात होगी। अब बात करें उद्धव ठाकरे साहब की, तो अब उनके साथ भी वही स्थिति कि समय इतना कम है कि वे कैसे अपनी कोई एक नई पार्टी नया सिंबल के साथ अपने उस खोए हुए जनाधार को वापस ला सकेंगे। हाल फिलहाल तो ऐसा इतनी कोई करिश्माई कुछ हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा वे भी अब अभी फिलहाल तो नेपथ्य में ही जाते दिख रहे हैं। अब उनकी जो एलियंस है कांग्रेस महाराष्ट्र में, उसके लिए तो एक तरह से जिसको बोलते हैं कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए, तो वो उस पोजीशन में आ गई है कि वो उनको बहुत ज्यादा सीटें देने को शायद ही राजी होगी। मान भी लिया जाए कि चलो कुछ सीटें वे दे भी दे, कांग्रेस उन दोनों शरद पवार साहब को और उद्धव ठाकरे जी को दे देती है, तो कितनी दे देगी? 2 या 3 मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने देगी। वैसे भी कांग्रेस खुद भी अपना एक जनाधार, मैं ये मेरा अपना मानना है कि शायद है कि वो बढ़ाने की कोशिश करेगी, और सिर्फ यह लोकसभा चुनाव के लिए ही नहीं, अब कांग्रेस की नजर महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा को लेकर भी रहेगी और इसमें वह अपने आप को बहुत मजबूत पक्ष पाएंगे, क्योंकि जो दुर्गति
इन पर्टिकुलर उद्धव ठाकरे जी की एज ए इंडिविजुअल हो चुकी है, शरद पवार साहब की हो चुकी है, तो कांग्रेस विल बी हैविंग द अपर हैंड और वो इसको एनकैश करेगी ही करेगी। तो देखेंगे साहब कैसे अब उद्धव ठाकरे जी अपना राजनीतिक वजूद बचा सकेंगे और जिस जनाधार को वे खंगाल रहे हैं कि क्या पूरी तरह से उनके पास आएगा, मुझे तो साफ नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस की भी नजर उस जो उद्धव ठाकरे जी उद्धृत कर रहे थे उस पर पहले से नजर है। और राहुल गांधी जी की यह जो यात्रा है उस वर्ग विशेष का जो वोट बैंक है उसको कोर, एक तरह से आप कह लीजिए कि उनका कोर एजेंडा इस रथ यात्रा, उनकी जो यात्रा चल रही है हाल फिलहाल, वह उसी को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में लाना चाहते हैं। और जो जिनकी एक अच्छी राजनीतिक समझ होगी, जिस भी राजनेता की और जो भी राजनीति को सक्रिय तौर पे देखते हैं, उनको यह समझ पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब साहब थोड़ी सी बात हम कांग्रेस की भी करेंगे, तो जो कांग्रेस पार्टी है फिलहाल तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर इंडिया एलियंस में अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। इसका एक सबसे बड़ा जो नमूना अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का ट्रीटमेंट कांग्रेस को लेकर है, वो एक साफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने भी कांग्रेस से मोर और लेस अलग होने का मन बना लिया है या इंडिया एलियंस से अलग होने का मन बना लिया है। कल 12 फरवरी को वे पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ सपरिवार रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। कांग्रेस जो कि अभी तक रामलला से दूरी बनाई हुई है और जितने भी अन्य घटक दल हैं इंडिया एलियंस के, सबने, आप ऐसा कह के चलिए कि सिर्फ एक पार्टिकुलर वोट बैंक के डर से रामलला से दूरी बनाए हुए है, अयोध्या से दूरी बनाए हुए है। परंतु एकमात्र अभी कम से कम ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है कि व्हाट कांग्रेस इज थिंकिंग एंड अदर एलाइज आर थिंकिंग, उससे इतर वे अपनी अलग लाइन बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं और वे रामलला जी के सामने कल नतमस्तक हो जाएंगे। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी इससे पहले साफ स्पष्ट कर चुके हैं कि पंजाब की सभी सीटें, दिल्ली की 7 सीटें और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी किसी एलियंस में नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एलियंस करने का तात्पर्य होता है कि वे जब भी कोई सोचेगा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को लेकर ही सोचेगा। तो एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कांग्रेस को ना कर दिया है। तो कांग्रेस इन रिटर्न उनसे कहां पर सीट शेयर करने के लिए अब बात करेगी? मैक्स टू मैक्स हरियाणा को लेकर कुछ बात हो सकती है, बट जिस प्रकार से एग्रेसिव तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस को पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में ना किया है, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में भी वे कोई कंप्रोमाइज करेंगे। फिर आगे समय बताएगा कि वे क्या हरियाणा में कांग्रेस के साथ कुछ टाई अप या कुछ कोएलिशन करना चाहेंगे फॉर द नेम सेक ऑफ इंडिया एलियंस ही सही, तो वो देखना हमारे लिए दिलचस्प रहेगा। अब देखिए इंडिया एलियंस में अब बचा भी कुछ नहीं है और जैसे कि अब एक्स कांग्रेसमैन प्रमोद कृष्णम साहब भी कहते हैं कि इंडिया एलियंस जन्म से ही वीक था। जो भी घटक दल थे उनमें इतना पहले से विरोधाभास था कि उसका लंबे समय तक टिके रहना ही बहुत बड़ी बात थी। फिर भी अगर साल भर तक उन्होंने कैसे भी करके एलियंस में जुड़े रहे, फिर हो गया वही है कि पुर्जे धीरे धीरे खुलते चले गए। अगर हम बात करें तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड, मतलब कि नीतीश कुमार जी, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को, तो वो तो खैर बिल्कुल ही अलग हो गया, फॉर्मली अलग हो गया इंडिया एलियंस से। फिर और अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी जी, उन्होंने भी दूरी बना ली। वे तो अब एनडीए में फॉर्मली कल शायद है कि अपनी विधिवत घोषणा भी कर देंगे, अनाउंसमेंट भी कर देंगे।
और हाँ, एक चीज और, अब जो कुछ बचे, एक बच्चे तो देखिए बहुत से दल हैं, बट जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर हम दीदी की बात करें, टीएमसी की बात करें, तो वो तो ओपनली चैलेंज करती हैं कांग्रेस को, कि आप 40 सीटें से ज्यादा अपने बूते पर ला नहीं सकते हो। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में सीट देने को राजी नहीं है। 2 सीट की शायद ऐसे सुनने में आया था कि उन्होंने ऑफर किया था, जिसको कांग्रेस ने शायद एक्सेप्ट नहीं किया। और ममता दीदी ने तो फिर आगे बढ़कर इतना तक चैलेंज कर दिया था कि कांग्रेस को, शायद है कि उन्होंने प्रियंका गांधी जी को भी चैलेंज कर दिया था कि नरेंद्र मोदी जी से वे वाराणसी में कॉन्टेस्ट करके जीत कर दिखा दें। मतलब एक तरह से स्केपगोट जैसा, बलि का बकरा जैसा उन्होंने प्रियंका गांधी जी को बनाने की एक चैलेंज दे दी थी कि अगर उनमें इतने, कांग्रेस में इतनी दम है, काबिलियत है, और गांधी चेहरा इस सो पॉपुलर, तो फिर एक बार वे नरेंद्र मोदी जी से कॉन्टेस्ट करके देख लें वाराणसी में। तो अभी तक हाल फिलहाल तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि प्रियंका गांधी जी वाराणसी से उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शायद है कि यह पहला चुनाव होगा कि जब उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार का कोई भी चेहरा नजर नहीं आएगा। हालांकि एक दो कुछ, एक मैं ऐसे हैंडल्स देख रहा था कि जहाँ पे पूछा जा रहा था कि क्या राहुल गांधी जी और स्मृति ईरानी का दोबारा से मुकाबला होता है अमेठी में, तो क्या किसको आप ज्यादा पॉइंट्स देंगे, या आपकी नज़र में कौन है कि जो जीतेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि राहुल गांधी जी अब इस वो पुनरावृत्ति करना चाहेंगे 2019 की, क्योंकि ऐसा कोई भी संभावना नहीं है कि वे अब अमेठी लोकसभा से कभी भी चुनाव, फिलहाल स्मृति ईरानी जी के जब तक लड़ रही हैं वहां से, तब तक तो उनके लिए संभावनाएं नगण्य नजर आती है। यह अवश्य है कि रायबरेली सीट पर एक संशय है मन में कि क्या सोनिया गांधी जी उस सीट से अब अपने आप को दोबारा उम्मीदवार बनाना चाहेंगी या नहीं, क्योंकि देखिए अब उम्र जनित समस्याएं उनके साथ भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनके साथ भी हैं। तो इस लिहाज से थोड़ा सा मेरे को मन में संशय है। तो यह अवश्य हो सकता है कि मे बी कि प्रियंका गांधी जी रायबरेली से, उत्तर प्रदेश रायबरेली से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ जाए। परंतु अभी भी वह एक संशय की बात है। अब देखिए, अगर आप और थोड़ा सा डिटेल में जाएं, तो रेवंत रेड्डी जी जो कि तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने ऑफर किया था शायद है कि सोनिया गांधी जी को कि हम उनको यहाँ से चुनाव, तेलंगाना की किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़वा देंगे। और फिर बीच में कुछ एक खबर आई कि शायद है कि अब वे राज्यसभा के लिए मोर इंक्लाइंड हैं रेदर देन लोकसभा। तो अब देखते हैं, समय बताएगा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई गांधी परिवार का चेहरा चुनाव लड़ रहा होगा या नहीं। प्रियंका वाड्रा जी से एक चीज जरूर याद आई कि आज उनके देखिए सबसे बड़े सिपाही सालार, मैं तो उनको सेनापति मानता हूँ प्रियंका गांधी जी के लिए, प्रमोद कृष्णम जी का जो निष्कासन हुआ कांग्रेस से, आज मुझे बहुत इंतजार था कि शायद है कि प्रियंका गांधी जी शायद कुछ उनको लेकर ट्वीट करेंगी या कोई उनका संदेश आएगा। परंतु अभी तक वॉट एवर द टाइम इज, 9 साढ़े 9 बजे रहे हैं, तो उनके प्रमोद कृष्णम जी के लिए उनके समर्थन में या उनके निष्कासन को लेकर प्रियंका वाड्रा जी का कोई भी संदेश या ट्वीट मैं तो नहीं पाया। आप सबको अगर मिला हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से वे प्रियंका गांधी जी के लिए बैटिंग करते रहे हैं कांग्रेस में, और फिर अब जिस प्रकार से उनको निकाल दिया गया है कांग्रेस से, तो मुझे ऐसा एक अपेक्षा थी कि शायद है कि प्रियंका गांधी जी कुछ एक उनके समर्थन में या एटलीस्ट कोई ना कोई एक बात, चाहे उनके विरोध में ही सही, कुछ शेयर करेंगी। अब जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और थोड़ा सा देखिए, कहीं ना कहीं यह एक प्रियंका वाड्रा जी के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि उनका वजूद कांग्रेस में फिलहाल कैसा है, क्योंकि वे भी एक
एक आइकॉनिक फिगर हैं कांग्रेस पार्टी में, उनके इतने बड़े सपोर्टर को के साथ जैसा ट्रीटमेंट कांग्रेस पार्टी में हुआ, तो और जो बचे खुचे उनके अगर प्रियंका वाड्रा जी के समर्थक होंगे तो उनको जरूर बैकफुट पर डाल देगा। अब देखिए, प्रमोद कृष्णम साहब अब आज कांग्रेस से तो फॉर्मली बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उन्होंने कुछ बातें पब्लिक में कही कि वो जो मैं आपके सामने रखता हूं कि वे बड़े रेडी हैं, महसूस कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान का, कि अच्छा किया कि उन्होंने निष्कासित कर दिया, क्योंकि वे बड़ी घुटन सी महसूस कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घोर सनातन विरोधी बता दिया और ऐसा तक कहा बताया कि जिस पार्टी का मतलब एक तरह से ऑब्जेक्टिव ये हो कि सनातन विरोध करना है, सनातन को मिटा देना है, या सनातन संबंधी जो भी प्रतीक हैं उन सबको लेकर उनके मन में एक रिजर्वेशन है, और उन पार्टियों के साथ कांग्रेस खड़ी है जिन जो सनातनियों को या सनातन धर्म को ही डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया या एड्स इस प्रकार से संबोधित करते हैं, सनातन को एराडिकेट करने का इरादा रखते हैं, और कांग्रेस उनके साथ ही खड़ी नजर आती है। तो उनका यह कहना था कि अच्छा हुआ कि मुझे इस घुटन से कांग्रेस आला कमान ने आजाद कर दिया, अब मैं सारी उम्र अपनी नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करूंगा। अब ठीक है, देखिए मन में तो थोड़ा सा ये भी आता है कि जब आप कांग्रेस में थे तो आप स्वतः ही अगर आप अलग हो गए होते तो और ज्यादा बेहतर संदेश आप दे सकते थे, परंतु ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब सामने ही है जो भी है। सॉरी। अच्छा साहब, एक चीज और भी है कि साउथ की हम कुछ बात करें, महाराष्ट्र की बात हो गई, बिहार की बात हो गई। बिहार में आप सब जानते हैं कल फ्लोर टेस्ट भी है। इस फ्लोर टेस्ट की पूर्व संध्या पर कभी पता चलता है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की उसमें से 2-3 विधायक गायब हैं, फिर पता चलता है कि कुछ लालू प्रसाद जी की राष्ट्रीय जनता दल के कुछ विधायक गायब हैं। हालांकि वीडियो भी रिलीज किया गया जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक क्रिकेट खेलते नजर आ रहे थे। तो जब तक यह फ्लोर टेस्ट हो नहीं जाता है तब तक बिहार भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा। मुझे तो यूं लगता है कि देखिए, अगर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का कोलिशन फ्लोर टेस्ट में विजयी हो गया तो इट्स बल्ले बल्ले फॉर देम, एंड इफ नॉट तो फिर मुझे कहीं ना कहीं एक मन में संशय है कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा देकर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों की भी एक रिक्वेस्ट गवर्नर से कर सकते हैं, और ऐसा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और मैं तो कहता हूं कि बिहार और राष्ट्रीय संदर्भ में तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो चाहता हूं कि सारे इलेक्शंस जितने भी होते हैं लोकसभा विधानसभा के, वो सब एक साथ ही हो जाए ना, तो रेस्ट ऑफ द जो टाइम बचता है सरकारों के पास, वे अपनी फिर जो भी योजनाएं होती हैं उनको एप्लीकेबल करने में ज़्यादा समय लगाएंगी, इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा समय लगाएंगे, रेदर देन कि ये पॉलिटिकल अपने चुनावी नीति रणनीति में उलझे रहने की अपेक्षा। खैर, अब ये तो देखना होगा कि कैसे होता है। अच्छा साहब, एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगी जो आज मुझे, अमित शाह जी जो कि हमारे गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने दो टूक संदेश दिया उन पॉलिटिकल पार्टीज को। अब देखिए, वैसी पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप कहेंगे तो सबसे ज्यादा जो नाम आता है रेवड़ी कल्चर वाली बात, फ्री में सब बांट कर अपने वोट्स खींचने वाली, तो उसमें सब सर्व प्रमुख जो अगर मैं कहूंगा मेरी नजर में जो, तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी। राइट फ्रॉम हिज एग्जिस्टेंस या कह लीजिए डे वन से उन्होंने जिस प्रकार से रेवड़ी कल्चर की शुरुआत की, या कह लीजिए उसको बूस्ट किया कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, फ्री में पानी, फ्री में ये, फ्री में वो, मतलब फ्री में पता नहीं क्या क्या। तो होता ये है और हर कोई जानता है कि फ्री के प्रलोभन में, अब देखिए, वोटर प्रभावित तो होता है, खासतौर पर वह तबका जिस जो बड़े डे टू डे
लाइफ को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, वे तो प्रभावित होते हैं और वोट भी दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है। परंतु इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि राज्य का जो खजाना होता है, ट्रेजरी होती है, वो खाली होती जाती है। फिर राज्य सरकार एक एज ऑब्वियस केंद्र सरकार से फिर या तो कर्ज मांगती हैं या तो किसी भी प्रकार का अनुदान मांगती हैं। तो ओवरऑल जो बजट पड़ता है, जो भार पड़ता है, वह पड़ता है फिर केंद्र सरकार पे, और ले देकर घूम फिर कर बात आ जाती है टैक्स पेयर्स की, कि उनके पैसों को किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना फंड मानकर फ्री में सब कुछ बांटा। एंड नाउ दे आर आस्किंग द सेंटर कि साहब आप हमको इतना फंड और दीजिए, सो दैट हम उन जो उन्होंने वादा करके आए थे फ्री वाला, उसकी हम पूर्ति कर सकें। अब देखिए गलती इसमें किसकी है? किसी ने वादा किसी ने किया, पूरा करे कोई। तो अमित शाह जी ने बड़ा एक स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसी जो भी राज्य सरकारें हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, जो भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का प्रलोभन, फ्री वाला प्रलोभन देकर सत्ता में आई हैं, वे पहले से अपना बजट तय कर लें, बना लें कि कैसे वो जो फ्री का जो भी कुछ बांट रहे हैं या सब्सिडीज बांट रहे हैं, उसको वो कहां से लाएंगे, कैसे पूरा करेंगे। केंद्र से उनको एक चवन्नी नहीं मिलने वाली। तो ये मुझे यह उनका संदेश, मैं ऐसा कहता हूं कि भाई ये भाजपा की ओर से नहीं, कल को कोई भी हो, हर सरकार जो भी केंद्र में हो, इस पॉलिसी को हमेशा अपने पहले से बता के रखे कि भाई आपने जो जो बांटना है फ्री में बांट दो, बट बजट आप अपना तरीका अपना पहले से तय कर लो कि भाई ये फ्री में बांटोगे तो इसके लिए पैसे आप कहां से लाओगे और कैसे उसको आप फ्री में बांटो, फिर पैसा लेके बांटो या वॉटेवर जो भी आपने वादा किया है आम जनता से, जिसके चलते आपको वोट मिले हैं, उसकी उसकी पूर्ति आप स्वयं से करो, rather than आस्किंग द सेंटर टू प्रोवाइड ऑल दोस। एक बड़ा अच्छा संदेश था। और एक और भी बहुत अच्छी चीज लगी, जो हमारे रामलला विराजित हुए अयोध्या में, तो उनकी मूर्ति की जो स्कल्पचर हैं, मूर्तिकार हैं, उनका शुभ नाम है अरुण योगी राज जी। अरुण योगी राज जी को मैसूर में अमित शाह जी ने आज बड़ा सम्मान दिया उनको। अब एक्चुअली वो क्या था वो तो मैं नहीं देख पा रहा था, परंतु हाँ इतना देखा कि उनको बड़ा सम्मानित किया। साहब देखिए कहीं ना कहीं फर्क तो है ना, कि एक तरफ जिसने रामलला जी, देखिए उनका ये सौभाग्य है कि वे मूर्तिकार थे रामलला की उस विग्रह का, तो उसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया। ये भाजपा का कल्चर है। और कांग्रेस का कल्चर ये है कि उनका एक जो 40, 45, 50 साल पुराना कार्यकर्ता था, जिसने रामलला के सिर्फ दर्शन के लिए गया था, उसको कांग्रेस पार्टी से ही निकाल दिया गया। और उन्होंने निकाला जिनको मतलब क्या कहा जाए कि कितने दिन कांग्रेस, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक अपवाद मानता हूं, परंतु मतलब जो जुम्मा जुम्मा 4 दिन, मतलब कुछ महीने साल भर पहले कांग्रेस ज्वाइन किए होंगे और किसी भी प्रकार कांग्रेस की येन केन प्रकार अग्रिम पंक्ति तक पहुंचे होंगे, आज उन्होंने उस नेता को बाहर कर दिया जो आज 50 सालों से कांग्रेस का एक डेडिकेटेड वर्कर था। दैट शोज द कल्चर, है ना। और शायद है कि आप सब सहमत होंगे और संवाद अच्छा लगा होगा, तो साहब प्लीज लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और साहब यस, यह प्लेटफॉर्म आम व्यक्तियों का है। एक आम व्यक्ति बिल्कुल आम समाज में क्या सोच है, आम समाज में क्या घटित हो रहा है, राजनेताओं के वक्तव्यों से, राजनेताओं के जो भी एक्ट्स होते हैं उससे, हम यहाँ पर सिर्फ उसकी चर्चा करते हैं। अभी के लिए आज्ञा दीजिए और आप सभी से जय जय सिया राम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।